जय हिंद। नमस्कार साथियों। आज की यह रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं है, यह एक ऐसी चिंगारी है जो आने वाले समय में करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और राज्य कर्मचारियों की जिंदगी की दिशा बदल सकती है। महीनों से चर्चा में रही यह बहस अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां इसका हर एक पहलू बेहद गहराई से समझने लायक बन गया है। एक ऐसा शब्द जो वर्षों से वेतन आयोग की किताबों में धूल खाता रहा, अचानक से इस पूरे विवाद के केंद्र में आ चुका है। यह शब्द है फैमिली यूनिट। यह छोटा सा शब्द इतना ताकतवर कैसे हो गया? यह किस तरह करोड़ों परिवारों की उम्मीदों, चिंताओं और भविष्य की सुरक्षा के बीच एक पुल का काम कर सकता है? यही वह प्रश्न है जो हमें आज की इस विस्तृत और गहरी रिपोर्ट में लेकर जाने वाला है। और अगर आप पहली बार यह जान रहे हैं कि फैमिली यूनिट क्या है, कैसे इसे गिना जाता था, क्यों इसे बदलने की मांग उठी और यह बदलाव सैलरी में कितना बड़ा विस्फोट ला सकता है, तो आज की यह पूरी जानकारी आपके लिए ही है। एक तरफ सरकारों का बजट है जहां हर अतिरिक्त यूनिट की कीमत अरबों खरबों में जाती है, और दूसरी तरफ लाखों परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी है जहां महंगाई, स्वास्थ्य खर्च, बच्चों की पढ़ाई और बुजुर्गों की देखभाल का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे माहौल में फैमिली यूनिट का पुराना 3 यूनिट वाला ढांचा कितना कमजोर पड़ चुका है, यह समझने के लिए आज का आधुनिक सामाजिक जीवन ही काफी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस महत्वपूर्ण तथ्य से जो इस पूरी बहस की नींव है। 8 जनवरी 2036 से 8वां वेतन आयोग लागू होने की उम्मीद। हाल ही में 15 नवंबर 2025 को जेसीएम स्टाफ साइड की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई। यह कोई साधारण मीटिंग नहीं थी, बल्कि कई महीनों से कर्मचारी संगठनों द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम थी। इस बैठक का एजेंडा जितना छोटा था, उतना ही विस्फोटक भी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की न्यूनतम सैलरी तय करने की प्रक्रिया को दोबारा परिभाषित करना, और यह परिभाषा सीधे सीधे फैमिली यूनिट की ओर इशारा कर रही थी। वास्तव में न्यूनतम सैलरी का सवाल सिर्फ एक संख्या भर नहीं है, बल्कि यह उस आधारभूत दर्शन पर निर्भर करता है जिसके अनुसार सरकार यह मानती है कि एक औसत परिवार को अपना जीवन सम्मानजनक स्तर पर जीने के लिए न्यूनतम कितना खर्च चाहिए। 7वें वेतन आयोग के समय यानी वर्ष 2016 में यह माना गया था कि एक औसत कर्मचारी का परिवार 3 यूनिट का होता है। लेकिन ये 3 यूनिट कैसे बने? यही वह बिंदु है जिसे करोड़ों लोग पहली बार समझ पाएंगे। एक कर्मचारी को एक पूरा यूनिट माना गया, उसके जीवन साथी को 8 यूनिट और उसके पहले 2 बच्चों को 0.6 यूनिट, यानी कुल मिलाकर 8 + 0.8 + 1 2 और 3 यूनिट। यानी 2016 में जो न्यूनतम वेतन था वह सिर्फ इस परिवार संरचना के आधार पर तय किया गया। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह फैमिली यूनिट का फार्मूला आज की सामाजिक और आर्थिक वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से दर्शाता है, खासकर तब जब महंगाई आज के समय में एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंच चुकी है और नौजवानों ही नहीं, बुजुर्ग माता पिता का स्वास्थ्य खर्च हर साल तेजी से बढ़ रहा है। इसी सवाल के बीच कर्मचारी संगठनों ने एक बेहद बड़ा सुझाव सरकार के सामने रखा। फैमिली यूनिट की गणना में आश्रित माता पिता को भी शामिल किया जाए। यही वह बिंदु है जो पूरे मामले को नया आयाम देता है, क्योंकि अभी तक माता पिता को इस फार्मूले का हिस्सा कभी नहीं माना गया। कई लोग कहते हैं कि यह बात हमेशा चुभती रही कि एक कर्मचारी की आर्थिक जिम्मेदारी सिर्फ उसकी पत्नी और बच्चों तक सीमित कर दी गई थी, जबकि भारत की पारिवारिक संरचना में माता पिता अक्सर उसी आय पर निर्भर होते हैं। कर्मचारी अपने बच्चों को पढ़ाता है, जीवन साथी का खर्च उठाता है और अपने बुजुर्गों की दवाइयों, जांच, अस्पताल और नियमित देखभाल का सबसे बड़ा भार भी उसी की जेब पर होता है। लेकिन गणना में माता पिता को एक यूनिट भी नहीं दिया गया था। यही वजह है कि एनसीजेसीएम ने सरकार के सामने यह मांग रखी कि कर्मचारी और उसके जीवन साथी के साथ साथ उसके आश्रित माता पिता को भी फैमिली यूनिट की गणना में शामिल किया जाए। और जब ऐसा किया जाएगा तो क्या होगा? गणना अचानक 3 यूनिट से बढ़कर 4, 2 यूनिट हो जाएगी। कैसे? कर्मचारी के लिए 8 यूनिट, जीवन साथी के लिए 0, 8 यूनिट, 2 बच्चों के लिए 8, 2 यूनिट और माता पिता के लिए 0.6 यूनिट। यही कुल मिलाकर 4, 2 यूनिट बनता है। लेकिन कर्मचारी संगठनों की मांग सिर्फ 4, 2 यूनिट पर नहीं रुकती। वे इन आंकड़ों को देखते हुए यह कहना चाहते हैं कि 4, 2 यूनिट का वास्तविक जीवन में अर्थ शायद 5 यूनिट के बराबर है, क्योंकि बुजुर्गों के लिए दवाइयों, टेस्ट, अस्पताल में भर्ती, देखभाल पर जो वास्तविक खर्च होता है वह बच्चों के खर्च से कहीं ज्यादा होता है। इस तर्क को सुनने के बाद
कई लोग इसे भावनात्मक मांग कह सकते हैं, लेकिन जब वास्तविक आंकड़ों और महंगाई की तुलना की जाती है तो यह मांग कहीं अधिक तार्किक लगती है। अब सवाल यह उठता है कि अगर फैमिली यूनिट 3 से बढ़कर 5 कर दी जाती है तो इसका असर क्या होगा। इसका सीधा असर पड़ेगा फिटमेंट फैक्टर पर। वही फिटमेंट फैक्टर जो तय करता है कि पुरानी बेसिक सैलरी को कितने गुना करके नई बेसिक सैलरी बनाई जाएगी। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2 सत्यासित रखा गया था। कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि यह 3 गुना या उससे भी अधिक होना चाहिए, और उनका तर्क है कि जब फैमिली यूनिट का आधार ही 60% तक बढ़ रहा है तो फिटमेंट फैक्टर को भी उसी अनुपात में बढ़ाया जाना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपए से सीधा 26,000 30,000 रुपए या उससे भी ऊपर पहुंच सकता है। लेकिन यह बदलाव सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं रहेगा। इसका प्रभाव सामाजिक संरचना, कानूनी जिम्मेदारियों और पूरे वेतन ढांचे पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर सरकार यह मान लेती है कि कर्मचारी के माता पिता भी उसके वेतन की गणना का हिस्सा हैं, तो यह एक तरह से उस जिम्मेदारी को आधिकारिक मान्यता देना होगा जिसे आज भी करोड़ों भारतीय निभाते हैं। यह भारत की पारिवारिक भावना का आधिकारिक दस्तावेजी रूप होगा। इससे कई कानूनी रास्तों को भी नया मोड़ मिल सकता है और सामाजिक स्तर पर बुजुर्गों की जिम्मेदारी को नए आयाम मिल सकते हैं। इसके बाद आता है वह बड़ा आर्थिक सवाल, क्या सरकार इस सुझाव को मान सकती है? इसका जवाब आसान नहीं है, क्योंकि अगर फैमिली यूनिट बदलती है तो सैलरी बढ़ेगी, भत्ते बढ़ेंगे, पेंशन बढ़ेगी, HRA, TA, LTC सबकी गणना नए सिरे से होगी और यह सब मिलाकर सरकारी खजाने पर बहुत भारी बोझ डालेगा। इसीलिए यह फैसला केवल भावनाओं के आधार पर नहीं लिया जा सकता, बल्कि आर्थिक क्षमता के हिसाब से ही आगे बढ़ेगा। सरकार को राजकोषीय घाटा, रक्षा बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतें और देश की वित्तीय स्थिरता, इन सब का संतुलन देखना होगा। लेकिन यह भी सच है कि अगर यह बदलाव होता है तो इसका फायदा सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। भारत के लगभग हर राज्य में वेतन आयोग की सिफारिशें थोड़े बहुत संशोधन के साथ लागू होती हैं। यानी अगर केंद्र 5 यूनिट वाला फार्मूला अपनाता है तो आने वाले समय में धीरे धीरे सारे राज्य भी इस ढांचे को अपनाने की तरफ बढ़ेंगे। इससे देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिल सकता है। अब सवाल यह नहीं है कि फैमिली यूनिट क्या है, सवाल यह है कि फैमिली यूनिट अब भारत के वेतन ढांचे का सबसे महत्वपूर्ण शब्द बन चुका है। आने वाले महीनों में 8वें वेतन आयोग की हर बड़ी खबर इसी शब्द के इर्द गिर्द घूमेगी। हर कर्मचारी यह जानना चाहेगा कि उसकी जिंदगी में असल बदलाव कैसे और कब आएगा। यह सिर्फ एक गणना नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की उम्मीदों का गणित है। आज की इस रिपोर्ट का उद्देश्य आपको यह दिखाना था कि किस तरह एक छोटा सा फार्मूला पूरे वेतन ढांचे की दिशा बदल सकता है। यह सिर्फ बेसिक वेतन की लड़ाई नहीं है, यह सामाजिक जिम्मेदारियों, आर्थिक क्षमता और भविष्य की सुरक्षा के बीच का संतुलन है। और यह संतुलन कैसे बनता है, यह आने वाला समय तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि फैमिली यूनिट आने वाले महीनों में वेतन आयोग की सबसे बड़ी चाबी बनकर उभरने वाला है, जो सैलरी में बड़ी वृद्धि का ताला खोल सकती है। अगर आप यह पूरा विश्लेषण सुनकर कुछ नया समझ पाए, कुछ नया जान पाए और आपको लगा कि यह जानकारी आगे भी कई लोगों के काम आ सकती है, तो इसे जरूर शेयर कीजिए ताकि हर कर्मचारी इस महत्वपूर्ण मुद्दे को बेहतर तरीके से समझ सके। हम फिर जल्द ही एक और महत्वपूर्ण रिपोर्ट लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और अपने अधिकारों के बारे में जानकारी बढ़ाते रहें। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी से जुड़े फैसलों में पिछले कुछ वर्षों के दौरान जिस तरह की अनिश्चितता और उम्मीदें बनी रही हैं, वही माहौल आज फिर दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बार माहौल पहले से कहीं ज्यादा गंभीर इसलिए है क्योंकि अब सारी उम्मीदें एक ऐसे फार्मूले पर टिक गई हैं जिसे पहले कभी इतनी प्राथमिकता नहीं मिली थी। जैसे जैसे 8वें वेतन आयोग की तैयारियां तेज हो रही हैं, फैमिली यूनिट की चर्चा अब सिर्फ कर्मचारी संगठनों या विशेषज्ञों तक सीमित नहीं रही, बल्कि आम कर्मचारियों के बीच भी यह विषय सबसे ज्यादा चर्चित हो चुका है। कई लोग इस शब्द को पहली बार सुन रहे हैं, कई लोग इसे पुराना फार्मूला मानकर भूल चुके थे और कई यह जानकर हैरान हैं कि यह छोटा सा फार्मूला इतनी बड़ी सैलरी बढ़ोतरी की कुंजी बन सकता है। आज महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है, वह सिर्फ खाने पीने या पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, किराया, ट्रैवल, बिजली, पानी, हर चीज का खर्च पिछले कुछ वर्षों में कई गुना बढ़ चुका है। ऐसे में 2016 में तय किया गया न्यूनतम वेतन अब बेहद पुराना और असंगत नजर आता है।
यह अंतर इतना बड़ा है कि कई कर्मचारी ये महसूस करने लगे हैं कि वास्तविक जीवन का खर्च आज की सैलरी संरचना से कहीं अधिक है। यही कारण है कि फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 4, 4.5 या 5 यूनिट तक करने की मांग को सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक आवश्यकताओं के नजरिए से भी देखा जा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आज भी भारत में करोड़ों बुजुर्ग अपने बच्चों पर ही निर्भर होते हैं। स्वास्थ्य खर्च अकेले कई परिवारों की कमाई का बड़ा हिस्सा छीन लेता है। जब किसी कर्मचारी की पूरी जिम्मेदारी उसके बच्चों और जीवन साथी तक ही सीमित मान ली जाती है तो वास्तविक तस्वीर कहीं छिप जाती है। फैमिली यूनिट में माता पिता को शामिल करना सिर्फ एक आर्थिक गणना नहीं बल्कि उस जिम्मेदारी की आधिकारिक पहचान है जिसे हर भारतीय कर्मचारी अपनी मजबूरी नहीं बल्कि अपने कर्तव्य के रूप में निभाता है। यही वजह है कि कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि चाहे सरकार को इसके लिए कितनी भी वित्तीय योजना बनानी पड़े, लेकिन सच्चाई को छुपाकर वेतन तय नहीं किया जा सकता। आने वाले समय में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें सिर्फ एक तकनीकी रिपोर्ट नहीं होंगी बल्कि यह एक ऐसी दिशा तय करेंगी जिससे लाखों परिवारों का भविष्य बदल सकता है। सरकार के पास फैसला कठिन है लेकिन कर्मचारियों की उम्मीदों से भरा हुआ है और इन उम्मीदों का केंद्र आज सिर्फ एक शब्द है, फैमिली यूनिट। ये वही छोटा सा शब्द है जो आने वाले महीनों में देश की सबसे चर्चित बहस बना